अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से खबरों पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो काशी की जनता को कई सौगात देने वाले हैं, लेकिन सबकी नजर नमो घाट पर टिकी है। नमो घाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। साल 2019 में पीएम ने नमो घाट की नींव रखी थी और लगभग 36 महीने बाद उनके सपनों का ये घाट हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। 2 चरणों में बनने वाले इस घाट का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो सड़क, जल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन शैली की पहचान के तौर पर पहचान रखने वाले सूर्य नमस्कार को समर्पित इस घाट को अब बस इंतजार है पीएम मोदी के हाथ लोकार्पित होने का। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ है, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री के बनारस में कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात काशी, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। आप देखिए, रुद्राक्ष यहाँ पर तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के इंतजार में। आप देखिए, हर ओर तैयारियां जारी हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी उसका जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगभग 1 घंटे का समय गुजारने वाले हैं। यहाँ शिक्षाविदों का सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मुख्य वक्ता होंगे। शिक्षाविदों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे देश से कुलपति और आईआईटी के निदेशक यहाँ पधारेंगे और प्रधानमंत्री को ये सभी सुनेंगे और सुनने के साथ ही आने वाले समय में देश में शिक्षा का भविष्य क्या हो इसको तय करेंगे। तो रुद्राक्ष इस बात की गवाही देने वाला है। रुद्राक्ष में तैयारियां हो रही हैं और ये तैयारियां अपने चरम पर हैं। अब ये तैयारियां आगे और भी शबाब पर होंगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी उत्साहित नजर आ रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे के दौरान सिर्फ और सिर्फ योजनाओं पर योजनाओं की सौगात नहीं देंगे, बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव का आगाज भी करेंगे। यहाँ जिस वक्त प्रधानमंत्री होंगे उस वक्त प्रधानमंत्री काशी को इस नमो घाट का तोहफा देंगे और ये नमो घाट आने वाले 2024 के चुनाव में नमो मंत्र का आगाज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सिर्फ नुपुर शर्मा को नहीं बल्कि भाजपा नेतृत्व को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये पूरी तरह राष्ट्र के सामने जाए, नुपुर शर्मा माफी मांगे। मेरा कहना है सिर्फ नुपुर शर्मा माफी न मांगे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, फिर उन बयानात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए नुपुर शर्मा को संरक्षण देने के लिए, इस अपराध को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए पूरे राष्ट्र से, टेलीविजन पर। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा है कि अदालतें ही शांति न्याय कायम कर सकती हैं। जनता को आज भी अदालत पर विश्वास है। राजनीतिक दलों के तो सत्ता पाने के लिए अपने अपने एजेंडे होते हैं। तो नुपुर शर्मा को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं विपक्षी दलों के। प्रमोद तिवारी का बयान थोड़ी देर पहले आपने सुना था और अब आजम खान ने भी इसको लेकर एक वीडियो संदेश दिया है। वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि अदालतों पर सबका भरोसा है और अदालतें ही शांति और न्याय कायम कर सकती हैं। जनता को आज भी अदालत पर पूरा भरोसा है। आज जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो रही, उसके बाद से विपक्षी हमलावर हैं न सिर्फ नुपुर शर्मा पर बल्कि भारतीय जनता नेतृत्व पर भी। सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना ही होता है, लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अनर्थ हो रहा है,
वो जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जिससे राष्ट्र का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, मानवता का नुकसान हो, जहां इंसानियत दम तोड़ दे और देश का छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान हो जाए, तो आखिर कौन संभालेगा उन हालात को? कौन रोकेगा उस अराजकता को? कौन पकड़ेगा ताकतवर का हाथ जब कमजोर पर उठेगा? उस वक्त सिर्फ एक ही तरफ नजर जाती है, और वो नजर जाती है देश की न्यायिक व्यवस्था पर, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक। उस वक्त जब आदमी इंसाफ नहीं पाता, उस वक्त अनजाने में कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे अदालत में देखूंगा, यानी अदालत पर आज उसका वो भरोसा जो सैकड़ों हजारों साल पहले कभी रहा होगा। और बात सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की करते हैं। गोरखपुर में आज सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन था। सीएम योगी ने आज सबसे पहले जनता दरबार लगाया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर इसके समाधान के निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने निःशुल्क भोजन वाहन को हरी झंडी दिखाई, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए हर रोज 1000 लोगों को निःशुल्क भोजन मिल सकेगा। और वहीं आज सीएम ने गोरखपुर में ही संचारी रोग अभियान की शुरुआत भी की, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खिलौना और महिलाओं को उपहार भी बांटे। संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत की और सीएम योगी ने इस दौरान बीमारियों पर नियंत्रण की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में 95% दिमागी बुखार पर नियंत्रित कर लिया गया है। अब महज 5% बच्चे दिमागी बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है। 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार से मुक्त करने और दिमागी बुखार की हमेशा के उन्मूलन की दिशा में अब नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ही यह विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ आज फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी हमारे पास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखी जाती है। कुछ जगह दिमागी बुखार है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मलेरिया आदि पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू की किस्से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कालाजार के लिए संवेदनशील होते थे। धीरे धीरे करके इन पर नियंत्रण किया गया। जैसे कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर लिया है। मलेरिया को बहुत शीघ्र नियंत्रण करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हैं। पोलियो उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। फाइलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये तमाम कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की, तो वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने नोएडा जिला अस्पताल से इसकी शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की आगाज की। तस्वीर गोरखपुर में सीएम योगी की मौजूदगी, वहां से इस अभियान की शुरुआत यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नोएडा अस्पताल से इसकी शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी हरी झंडी दिखा करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। संचारी रोग महाअभियान का आगाज आज से हो गया है। सीएम योगी का गोरखपुर में आज दूसरा दिन, तो वहीं डिप्टी सीएम ने भी इस अभियान का आगाज किया नोएडा से। ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग जैसे 10 विभाग शामिल हैं। इनके माध्यम से जो मच्छर जनित रोग हैं उनको पनपने से हम रोकेंगे। जहां जल भराव होगा, जहां कहीं गंदगी होगी, नाले में सफाई नहीं होगी या कुछ कुपोषित बच्चे होंगे,
या जिनको बुखार आ रहा होगा, ऐसे सभी मरीजों की और गंदगी की हम पहचान करेंगे और संबंधित से उसको दूर करने के लिए कहेंगे। कुपोषित बच्चों को और जो बुखार के रोगी हैं या अन्य रोग हैं, उनके लिए हम स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और इसी खास मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर छात्रों के बीच लैपटॉप बांटे। उन्होंने 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार में नहीं है और इसलिए कुछ ही छात्रों को ये लैपटॉप वो दे रहे हैं। सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सभी छात्रों को लैपटॉप सरकार दे सकती है। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त फैजान और जयवा फैजान से प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित लगभग 11 करोड़ 22 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। प्रशासन ने घंटाघर के पास दुकानों को सीज कर दिया और इसके लिए पहले ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई और बाद में मकान और दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया। प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ में मदरसे पर गरजा है बाबा का बुलडोजर। मामला कुंडा इलाके के परियावा बाजार का है, जहां मदरसे की बाउंड्री और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर मदरसा संचालक और एक अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण कर निर्माण किया हुआ था, जिसे शिकायत पर भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार की अगुवाई में जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण को किस तरीके से ढहाया गया है, उसी की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मदरसे पर अतिक्रमण का आरोप है और उसी आरोप के तहत प्रशासन के अधिकारी यहां पर जेसीबी के साथ पहुंचते हैं और फिर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर की जाती है। बाउंड्री और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। मदरसे पर बाबा का बुलडोजर यहां पर कब्जा है। तमाम शिकायतें मिली थी, कई आरोप भी लगे थे मदरसे पर अतिक्रमण करने के, और उसके बाद पहले ये कहा जा रहा है कि चेताया गया, पहले जानकारी जुटाई गई और उसके बाद पीला पंजा यहां पर चला है, कार्रवाई हुई है। बागपत में बस चालक की हत्या के मुख्य आरोपी 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ बैंगन और उसके साथी की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फुल फायरिंग में हिस्ट्री शीटर, बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश पर गंभीर धाराओं के 20 मुकदमे दर्ज हैं, ये जानकारी मिल रही है। यही थाने में मितली और बसौत मार्ग पर अभी एक थोड़ी देर पहले पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई है, जिसमें से एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। घायल बदमाश अशोक बैगन नाम का अपराधी है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और ये एक हत्या में वांछित चल रहा था। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है, उसके लिए काम्बिंग की जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। अभी 9 तारीख को अशोक बैगन के द्वारा एक विक्की नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में ये फरार चल रहा था।
आगरा की ब्लॉगर ऋतिका हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ऋतिका की पर्सनल डायरी का एक पेज वायरल हो रहा है। ऋतिका ने इस डायरी में अपने दुख और संघर्ष की पूरी दास्तान लिखी है। ऋतिका ने लिखा कि आकाश परिवार को परेशान किया करता था, झूठे फोटोज दिखाकर आकाश बदनाम कर रहा था। पत्र में दीपाली नाम की महिला पर भी परेशान करने का आरोप लगाया गया है। और डायरी 10 जून 2021 को रात 12:45 पर लिखी गई थी। डायरी में क्या कुछ लिखा गया था ये आपको दिखा भी रहे हैं। आकाश पर कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। परिवार को परेशान करता था ये भी कहा गया, और साथ ही दीपाली नाम की महिला का भी जिक्र है, उस पर भी परेशान करने का आरोप है। 10 जून 2021 को रात 12:45 पर ये डायरी लिखी गई ऋतिका के द्वारा। एक पेज है डायरी का जो वायरल हो रहा है। अब इसके आधार पर भी, इसमें जो जानकारियां हैं उसके आधार पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। देखिए, लिखा गया है कि बचपन से अब तक बहुत दुख संघर्ष देखे हैं, पर जब बड़ी हुई तो दुख ने हर तरफ से घेर लिया। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर शायद किस्मत से इतने दुख लिखा कर लाई थी कि सबने बस इसी बात का फायदा उठाया। बहुत सताया सबने, ये भी डायरी में लिखा गया है। पहले आकाश ने, जो अभी भी मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है, मेरी झूठी फोटोज बनाकर सब जगह झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहा है। और वो औरत दीपाली अग्रवाल, उसने तो मुझे, मेरी फैमिली को इतना परेशान किया है कि नर्क में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। तो आकाश और दीपाली को लेकर जो बातें लिखी गई है डायरी की इस पेज में, उसके आधार पर पुलिस अब आगे जांच बढ़ाएगी। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। बारिश की वजह से धारचूला में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डाल करके नदियों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर खुमती ग्राम सभा से सामने आई है। देखिए, आपके स्क्रीन पर है। बीते साल 28 जुलाई को बादल फटने से नदी पर बने पुल बह गए थे, और ऐसे में अब लोग और स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, छात्र नदी को पार करते हैं इस तरीके से। पुल नहीं होने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। पिछले साल की बात बताई जा रही है जब बादल फटने की वजह से पुल बह गया था, और तब से लेकर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, वो कुछ इस तरीके से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र ही यहाँ पर उचित स्थानों पर ट्रॉली, झूला पुल अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे कि ग्रामीणों का आवागमन सुचारू हो सके। साथ ही आपदा काल के इस विषम परिस्थिति को देखते हुए मेरे प्रशासन से निवेदन भी है कि जब तक पुलों की व्यवस्था नहीं होती है, इन नदी के आवागमन के लिए ग्रामीणों को वार पार करने के लिए एक PRD जवान की नियुक्ति की जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।